ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का छठा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सुपर इम्पोजिशन मेथड से दो एंगल को कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पेज नंबर 23 का ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये रह गया था, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल XOY और एंगल AOB, गिव रीजंस। आपसे पूछ रहा है कि एंगल XOY बड़ा है या एंगल AOB बड़ा है। तो जब हम इन दोनों एंगल को सुपर इम्पोज करेंगे तो एंगल XOY जो है वो एंगल AOB से बड़ा आएगा, देखने से ही बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोजिशन मेथड यूज नहीं करके हम एंगल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर दो क्रेन दिया हुआ है और आपको कंपेयर करना है कि ये जो माउथ खोले हुए है, इन दोनों क्रेन के माउथ के खोलने से जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल में से कौन सा बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लेंगे, ठीक है, जिसको मूव किया जा सके। अब इस सर्कुलर पेपर को पहले क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और सर्कल को इस तरह से रखना है कि इसका जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स पे आए, ठीक है। और पहला क्रेन जो एंगल बना रहा है वो एंगल का जो आर्म्स है वो सर्कल में जहां से पास हो रहा है वहां पर किनारे पर क्या करना है, पॉइंट A और पॉइंट B उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। वर्टेक्स हुआ पॉइंट O और आर्म हुआ OA एंड OB। अब ऐसे ही सेकेंड क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसको भी हम क्या करेंगे, उसी सर्कल पे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो एंगल के द्वारा जो वर्टेक्स बनाया गया है उस वर्टेक्स को पहले वाले क्रेन के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया गया था वहां जो वर्टेक्स था उसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ताकि दोनों वर्टेक्स एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एक के ऊपर दूसरा आए, ठीक है। और इसमें से एक आर्म जो है वो पहले वाले आर्म के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं कि पहले वाले क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया था उसमें एक आर्म था OA, उसी के ऊपर इसके द्वारा एक आर्म जो बनाया गया है OX, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि दूसरा आर्म इसका कहाँ आ रहा है। तो दूसरे वाले क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसका दूसरा आर्म यानी कि OY ये OB से पहले आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि दूसरे क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो पहले वाले क्रेन के द्वारा जो एंगल बनाया गया उससे छोटा है, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें हम सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज ना करके किसी थर्ड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सर्कल का यूज किया गया है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल्स दिए गए हैं। पहला एंगल है स्ट्रेट एंगल। इसमें एंगल का जो आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। इस तरह के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगला टाइप है राइट एंगल। जब एंगल का दोनों आर्म्स मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और राइट एंगल जो होता है वो L शेप का होता है, ठीक है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री फॉर्म करता है। अब इसको जब हम हाफ करेंगे तो यहां पर दो राइट एंगल बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री का और राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पर सेम दिया हुआ है कि राइट एंगल जो है वो L शेप का दिखता है और ये एग्जैक्टली हाफ होता है स्ट्रेट एंगल का। जब दो लाइन एक दूसरे से राइट एंगल पे मिलते हैं तो इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। अब पेज नंबर 30 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वाइन A टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट A है इसको दूसरे पॉइंट से मिला करके, तो जब हम इधर मिलाएंगे बैकवर्ड तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री एंगल बनाता है, स्ट्रेट एंगल बनाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी हम बना सकते हैं, ये लाइन इधर आगे एक्सटेंड करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, नाउ ज्वाइन A टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे दूसरे
पॉइंट को मिला करके आपको राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल आपको पता है कि एल शेप का होता है, तो हम ऐसे मिला लेंगे, ये राइट एंगल हो गया। इसको हम ऐसे मिला लेंगे तो ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, अगला टाइप जो है एंगल का वो है एक्यूट एंगल। वैसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि एक्यूट एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एक बार सारे एंगल्स को समराइज करते हैं कि एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा और ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। साथ ही साथ एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, और कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एक्यूट राइट ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक्यूट तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो राइट एंगल से छोटा होता है, और राइट एंगल का आपको पता है कि जो एल शेप का होगा वो राइट एंगल होगा, और उससे जो छोटा एंगल आपको दिखेगा वो एक्यूट एंगल होगा, और ये जो एल बना रहा है इससे बड़ा वाला एंगल बना रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये आप खुद से कर सकते हैं इतना समझने के बाद। अगला क्वेश्चन थर्ड जो है पेज नंबर 32 का पूछ रहा है डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन्स। Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? कह रहा है कि क्या आपको पता है acute और obtuse का मतलब क्या होता है। acute का मतलब होता है sharp और obtuse का मतलब होता है blunt। इस तरह का वर्ड क्यों यूज किया गया है, इसका रीजन आपको बताना है। तो जब हम एक्यूट एंगल बनाते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है वो राइट एंगल से छोटा होता है, जैसे कि ये राइट एंगल से छोटा होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो वर्टेक्स पे, इन दोनों आर्म के द्वारा जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो शार्प बन रहा है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये शार्प है। ठीक है, जबकि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पर जो वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे वाइड ओपनिंग है, इसलिए ऑब्ट्यूस का मतलब ब्लंट होता है और एक्यूट का मतलब शार्प होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स बताने हैं। अगला फिगर क्या होगा और अगले फिगर में एक्यूट एंगल्स कितने होंगे, और इसमें क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये जो पहला फिगर है वो ट्रायंगल का है, इसमें कितने हैं एक्यूट एंगल 3। इसमें कितने एक्यूट एंगल है 3 एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर है इसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल डाल दिया गया है, जिसके कारण टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। अब इसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे, तो 4 × 3, क्योंकि सारे ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे 12 एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर है इसमें एक और ट्रायंगल डाल दिया गया है। अब कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो कितना एक्यूट एंगल होगा 7 × 3, दैट मीन्स 21 एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो ट्रायंगल होगा इसमें एक और ट्रायंगल ऐड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो टोटल कितने ट्रायंगल है इसमें 10 ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो 10 ट्रायंगल में कितना बनेगा 10 × 3, दैट मीन्स 30 एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रहा है 3 12 21 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है।
तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 9 का डिफरेंस है। इससे अगला वाला जो नंबर होगा इसमें हम 9 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 39। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स। इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।